हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार आज फिर से भारतीय संविधान की अध्ययन बिंदु को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी को लेकर आपके सामने आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाए गए अध्ययन बिंदु आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अधिनियम को लेकर पढ़ा। हमारे जो पिछली वीडियोस थी उनमें हमने अधिनियम के पार्ट पढ़े, लेकिन अभी हमारा अधिनियम जो है वो हमारा विषयवार पूरा नहीं हुआ है। तो हम आज हमारे इस वीडियो में अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अधिनियम की विस्तार से जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए, जितना हो गया उससे आगे हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको 1857 की क्रांति से पहले के अधिनियम पढ़ा दिए, जिसमें आपने बहुत सारे अधिनियम पढ़े। 1773, 1761, 1781, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, ये सारे अधिनियम आपने पढ़े। विस्तार से पढ़ाया गया आपको, आपने भी अच्छे से पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1857 की क्रांति के बाद जो बने अधिनियम थे, जो मैंने आपको पहले पूर्व में बता दिया है कि 1858, इसके बाद 1861 से लेकर 1947 तक का जो अधिनियम है वो सारे अधिनियम किसके बाद में होंगे? 1857 की क्रांति के बाद वाले अधिनियम। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 1857 की क्रांति के बाद वाले अधिनियमों को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले जो अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा होगा? 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भारतीय शासन अधिनियम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय, ठीक है, ये शासन और ये पूरा अधिनियम। समझदार हैं आप सभी, इसलिए पकड़ लेना इस चीज को कि भारतीय शासन अधिनियम। देखिए बच्चों, 1858 का जो अधिनियम हमारा बना, वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्ट, इसको अच्छे से पढ़ना है। बहुत से क्वेश्चन इसी अधिनियम के निकल कर आते हैं। देखिए 1858 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस नाम से? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्थात भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। भाई एक्ट फॉर द बेटर, अच्छा बनाने वाला, किसके शासन को? गवर्नमेंट के शासन, सरकार किसकी? भारत की।
भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम या एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से 1858 के अधिनियम को जाना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम को 1858 के अधिनियम को शाही घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम को शिक्षित वर्ग के अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपको इसके 4 नाम मिले कि 1858 के अधिनियम को शाही घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, 1858 के अधिनियम को शिक्षित वर्ग के अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, 1858 के अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, 1858 के अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी नाम को लेकर पूछा जा सकता है कि भाई किस अधिनियम को इन नामों से जाना जाता है, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। इसकी विशेषता हम देखें, कई सारी विशेषताएं निकल कर आती हैं। इस अधिनियम को भारत के लिए इसलिए अच्छा बताया गया कि इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी का शासन था, कंपनी के शासन को अधिकारियों के हाथ से छीनकर किसके हाथों में दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 के पहले सबसे अच्छी विशेषता कि 1858 के अधिनियम को के तहत कंपनी के शासन को किसके हाथों में दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। क्राउन का मतलब वहां का राजा या रानी, वहां का राजा या रानी। भाई विक्टोरिया और एलिजाबेथ बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, उनके हाथों में कि यहाँ के बाद जो कंपनी का जो हमारा शासन होगा उसकी बागडोर सीधा ब्रिटिश का महाराज या महारानी से संभालेंगे। पहली अच्छी विशेषता कि 1858 की विशेषता की कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसीलिए ये घोषणा इलाहाबाद में हुई, एक बहुत बड़ी शाही घोषणा थी, इसीलिए इसे इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस अधिनियम को शाही घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इस अधिनियम को भारत के लिए अच्छा बताने वाला अधिनियम बताया गया। इसीलिए इसे अंग्रेजी में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता, इस अधिनियम के माध्यम से जो दोहरा शासन था, जो द्वैध शासन मैंने आपको 1784 के अधिनियम में बताया, कौन सा बताया बच्चों? बताया था नहीं बताया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये बताया था ना 1784 के एक्ट में कि 1784 में दोहरा शासन लागू किया गया। व्यापारिक मामले अलग, राजनीतिक मामले अलग, लेकिन 1858 के अधिनियम में जाकर ये जो व्यवस्था थी, कौन सी? दोहरे शासन की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को
समाप्त कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कब स्टार्ट हुई? 1784 के अधिनियम में, और खत्म कब हुई बच्चों? 1858 के अधिनियम। कई सारी विशेषताएं और भी निकल कर आती हैं, जैसे इसके माध्यम से 1858 के अधिनियम में जो मुगल सम्राट का पद था, किसका? मुगल सम्राट का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। भाई जो मुगल हमारा शासनकाल था, अकबर हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो भी जितने भी इतिहास में आपने पढ़े कि मुगल जो शासनकाल था, उस मुगल सम्राट के पद का यहां सर्जन कर दिया गया, यानी कि उस पद को यहां 1858 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इस अधिनियम को भारत के लिए अच्छा शासन करने वाला अधिनियम कहा जाता है। और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे भाई इस अधिनियम के माध्यम से कि भारत के शासन में भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इसके भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति यहां की गई थी। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। 3 विशेषता पढ़ी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में इसका शासन चला गया। दूसरा कि इसके माध्यम से जो धोरा शासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनको भी समाप्त कर दिया गया, ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। तीसरी विशेषता कि इसके माध्यम से जो मुगल सम्राट का पद था भारत में, उसको भी समाप्त कर दिया गया, उसका सर्जन कर दिया गया। उसके अलावा चौथी विशेषता कि भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। जो व्यवस्था थी, जो आपको मैंने एक व्यवस्था बताई 1853 में कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल होगा, उस विधानमंडल में यहां जाकर एक राज्य सचिव की भी नियुक्ति यानी पद की स्थापना कर दी गई। और अगर और ज्यादा गहराई में आप जाना चाहते हो और क्वेश्चन पूछते हो कि साहब राज्य सचिव की नियुक्ति तो आपने कर दी, लेकिन जो पहला राज्य सचिव बना, भाई कोई ना कोई तो बना ही होगा जब पद बनाया है, तो पहला जो राज्य सचिव बना उसका नाम बताइए। तो मन ने तो बेरो कौन, तब बता दो। चलो, भारत के लिए जो राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और जो पहला राज्य सचिव बना, देखिए कौन था? लॉर्ड स्टैनहिल। लॉर्ड स्टैनहिल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में। लॉर्ड स्टैनहिल, ठीक है, तो ये आपको याद करना है। विशेषताएं जितनी ज्यादा आप गहराई में जाओगे उतनी ही ज्यादा विशेषताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। और भी अगर विशेषता आप पढ़ना चाहते हो तो देखिए, आपको एक चीज बताई थी मैंने, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब यहां जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको बदल दिया और उसको क्या कहने लगे? भारत का वायसराय। उसको क्या कहने लगे? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि व्यवस्था चेंज होती गई। पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल के गवर्नर को जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 में आकर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
दिन ब दिन नाम प्रति बदलता गया। 1858 में जाकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया साहब, भारत का वायसराय। ठीक है, और इसके तहत बनने वाला जो भारत का पहला वायसराय था वो कौन था? देखिए, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसके समय इस व्यवस्था को बदला गया, वो ही व्यक्ति भारत का पहला वायसराय था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जो इस व्यवस्था से इस व्यवस्था में प्रमोट हुआ? तो कौन आता है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग एक, इसके बारे में बता दूं कि बहुत दयालु वायसराय था। ठीक है, काफी बार, बहुत बार एग्जामों में आता है क्वेश्चन, बहुत बार बच्चों एग्जामों में आया है कि निम्नलिखित में से दयालु वायसराय के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। अहंकारी गवर्नर जो घमंडी था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, वो भी आता है। लेकिन दयालु वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का दयालु वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है। इसी के साथ आपका 1858 का सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम था वो समाप्त हुआ। बहुत सारी विशेषताएं पढ़ने को मिली, बहुत अच्छा है, अच्छे से याद करना। आशा करता हूं समझ में आया होगा, आ रहा होगा। अगले पॉइंट पे चले। इसके बाद आने वाला जो अधिनियम हमारा है वो है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी विशेषताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक छोटी सी विशेषता के लिए ज्यादा फेमस आता है, विभागीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? विभागीय प्रणाली। कि जो लॉर्ड कैनिंग था, उस लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडल को विभाग, जो विभाग होते हैं ना आज हमारे, कि भाई मंत्रालय अलग अलग विभाग बना दिए, गृह मंत्रालय अलग बना दिया, वित्त मंत्रालय अलग बना दिया, कोई अलग विभाग बना दिए, बहुत सारे अलग अलग विभाग जिनका अलग अलग काम होगा। वो जो व्यवस्था है बच्चों, वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट करी। और किस अधिनियम के माध्यम से? 1861 के भारतीय परिषद के अधिनियम से स्टार्ट। इसी व्यवस्था के लिए वे ये 1861 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन यही आता है ज्यादा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1861 से। या अधिनियम पूछा जाता है तो भी आपको 1861 का अधिनियम बताना है। ठीक है, इसमें एक और आपको विशेषता बताता हूं कि मंत्रिमंडल जो व्यवस्था थी उसकी नींव भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। कि जो आज मंत्रिमंडल बनाते हैं ना, कि मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था होती है, मेरे मंत्री में, यानी मेरे पास 15 मंत्री हैं, 20 मंत्री हैं, कैबिनेट में 15 से 20 होते हैं। ठीक है, जो वो अपना विभाग संभालते हैं। भाई जब विभागीय प्रणाली आपने बनाई है तो आपको मंत्रिमंडल की गठन करना होगा। तो ये जो दोनों विशेषताएं हैं ये 1861 में हुई। कॉमन सेंस की बात है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में करी। तो जब विभाग बना देंगे तो भाई उनके हेड ऑफ चार्ज तो चाहिए। तो
इसलिए मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग ने इसी के साथ 1861 में कर दी थी। ठीक है, और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहते हो तो इसकी एक और विशेषता कि इस अधिनियम के द्वारा जो आपका वायसराय था, जो आपका जनरल था, उस वायसराय को पहली बार अध्यादेश, जानते हो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये पावर है बहुत बड़ी भाई। जैसे आज मैं आपसे कहूं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? दो के पास भाई। राज्य में, राज्य का जो पिता है राज्यपाल, उसी के पास है। और देश में देश का पिता, पहला नागरिक जो होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है अद्या, अद्या का मतलब आधा, और देश का मतलब देश। देश के लिए इमरजेंसी में बहुत बड़ी प्रक्रिया है भाई। नियम कैसे बनते हैं? संसद बनाती है, लेकिन जब संसद नहीं चल रही हो, जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति अपनी पावर को लेकर अध्यादेश इमरजेंसी में देश के लिए कानून बना सकती है, राष्ट्रपति लागू कर सकता है। आधा कानून जब वो संसद चलेगी तो उस कानून को पूरी जो विधि विधान के साथ, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसके साथ उसे पूरा कर सकती है। लेकिन इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में बनाया जाने वाला जो कानून होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसे अध्यादेश कहते हैं। अब यहां तो राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं, यहां तो साहब उस समय जो सबसे बड़ा था वो कौन था? वायसराय। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने यहां पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये आपकी तीन विशेषताएं मैंने आपको बताई, बहुत बड़ी विशेषताएं हैं, इनको आपको याद करना है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत 1861, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में, किसके माध्यम से? लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको मैंने एक दिन, उस दिन आपको छोटे छोटे दो अधिनियम और बताए थे नहीं बताए थे? अरे बताए थे नहीं बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। 1873 का अधिनियम, ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लो तो अच्छा ही है। इस अधिनियम के माध्यम से देखिए 1873 पढ़ने वाले हैं। इस अधिनियम से यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय औपचारिक रूप से भंग किया जा सकता है। किसी भी समय औपचारिक रूप से भंग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आज आप पढ़ते हो कि राज्यसभा और लोकसभा, भाई लोकसभा को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अभी तक 8 से 9 बार बताया जाता है कि भंग हो चुकी है लोकसभा। उसी तरीके से यहां 1873 में एक व्यवस्था लागू की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय औपचारिक रूप से भंग किया जा सकता है। अब आप पूछोगे कि साहब क्या कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था, और किया गया था तो पहली बार कब हुई थी? तो देख लो 1884 ईस्वी में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था। ठीक है, कब? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार औपचारिक रूप से भंग किया गया था। ठीक है, तो इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है इस अधिनियम की। आपको फिर से पढ़ा दूं कि 1873 के अधिनियम में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय
औपचारिक रूप से भंग किया जा सकता है। माइंड में क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब की गई होगी? भाई व्यवस्था है तो की भी गई होगी। हाँ बिल्कुल की गई है। औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार 1884 में पहली बार औपचारिक रूप से भंग की गई थी। ठीक है, इसकी एक ही विशेषता आपको पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा एक और आपको छोटा सा मैंने बताया 1876 ईस्वी का, जिसे मैंने आपको शाही उपाधि अधिनियम के नाम से बताया। देखिए नाम से पता चलता है कि शाही उपाधि, उपाधि का मतलब किसी को उपाधि दी गई। हाँ बिल्कुल, इसमें उपाधि दी गई है, इसलिए इसको शाही उपाधि के नाम से जाना गया। कि 1876 में एक घोषणा पत्र के माध्यम से, 1876 में एक घोषणा पत्र के माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी थी, कौन थी बच्चों? विक्टोरिया। जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसे भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। यानी कि उसे उपाधि दी गई भारत की रानी, भारत की महारानी, भारत की समाग्री, भारत का ताज। कब? 1876 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया अधिकारियों के द्वारा कि महारानी विक्टोरिया को, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके लिए कि आपको भारत की रानी, भारत की समग्री ताज दे दिया गया कि आप भारत की महारानी, आपको घोषित किया जाता है। उनको एक उपाधि दी गई जिसे शाही उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, राजा महाराजा को शायद जब उपाधि देते तो वो शाही नाम तो लगते, भाई शाही काम है, तो इसीलिए इस अधिनियम को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको विस्तृत रूप में बता रहा हूं, तो इसलिए आपको छोटा सा एक दिमाग में साइड में थोड़ा सा रख लेना कि 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, ब्रिटेन की महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक है, अब हमारा जो अधिनियम आता है वो आता है 1892 का अधिनियम। देखिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको ये चीजें देखनी है ताकि एक एक चीजें आपको क्लियर हो। देखिए 1892 का जो अधिनियम है, अब आप सभी जानते हैं कि चुनाव, अब चुनाव कितने प्रकार के? भाई एक तो आता है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, एक आता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कितने प्रकार के चुनाव? एक तो आता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक आता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अब चुनाव दो प्रकार के। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? थोड़ा अलग टॉपिक में आ गए, लेकिन फिर भी जब यहां पढ़ाना है तो थोड़ा सा बता दूं कि प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें सीधा जनता जाकर वोट डालती है, वो तो है प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें हम लोग सीधा जाकर वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हमने किसी को जिताया कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट आगे जाकर हमारी तरफ से वो वोट डाले, वो है अप्रत्यक्ष। डायरेक्टली चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, समझ में आया? जहां जनता सीधा वोट डालती है प्रत्यक्ष चुनाव, जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डाले अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो यहां यही बात आती है, यहां इतनी ही बात आती है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था, यहां अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की गई। बस ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना से याद करना है। और यही आता है इसमें
कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? 1892 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी विशेषता कि संसदीय व्यवस्था, जो आज संसदीय व्यवस्था है आपकी, उस व्यवस्था की शुरुआत, इसका प्रारंभ, इस व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ भी 1892 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है। 1892 का अधिनियम, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1892 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, आता है, तो याद करना। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में, और इसी के साथ जो संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ वो भी 1892 के दिन। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये आपके 1892 का अधिनियम हुआ। यहां तक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और आगे के जो हमारे 3-4 अधिनियम बचे हैं, 1909 का, 1919 का, 1935 का, 1947 का, ये हम हमारे अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आशा करता हूं जो पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोशिश आप भी कीजिएगा, आप बीच बीच में सुझाव देते रहिए। ये जो चीजें हैं ये आपकी हर क्लास के लिए भी जरूरत है। हम क्लास में भी आती है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास में, 10वीं 11वीं 12वीं SS में, पॉल साइंस में, हिस्ट्री में भी है ये चीजें। तो बच्चे सभी आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कंपटीशन लेवल में तो आता ही आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो बहुत डीपली आता है। इसलिए हर चीज के लिए, जितने भी स्टैंडर्ड क्लासेज हैं सभी के लिए ये चीजें हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। आप सभी का धन्यवाद।